नमस्कार। द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेनी। द रियल इशू में बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सैन्य तैयारियों, रणनीतिक चेतावनी और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा तक पहुंच चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है और अगर नया संघर्ष शुरू हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। यही समुद्री रास्ता दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसराइल भी अलर्ट मोड पे है, जबकि लेबनान, गाजा और खाड़ी क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और यूरोपीय देशों की कूटनीतिक सक्रियता भी तेज हो गई है। सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार, समुद्री व्यापार और वैश्विक सुरक्षा का बन चुका है। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, या फिर आखिरी समय में कूटनीति हालात संभाल लेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा का रुख भी करेंगे, दो खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे, पर सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। इजराइल ने भारत से एक बेहद अहम और संवेदनशील मांग करते हुए ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की अपील की है। इजराइल का कहना है कि आईआरजीसी अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित संगठन नहीं रह गया, बल्कि उसकी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर रही है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक आईआरजीसी कई ऐसे समूहों और नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जिन पर हिंसा, अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। इजरायल ने भारत के साथ कई स्तरों पर इस मुद्दे को उठाया है और कथित तौर पर आईआरजीसी से जुड़ी गतिविधियों को लेकर खुफिया जानकारियां और सुरक्षा इनपुट भी साझा किए हैं। इजरायल का मानना है कि जिस तरह अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने आईआरजीसी पर प्रतिबंध लगाए हैं, उसी तरह भारत को भी सख्त रुख अपनाना चाहिए। इजरायली अधिकारियों ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में देशों को स्पष्ट स्थिति लेनी होगी। हालांकि भारत की स्थिति अब तक संतुलित रही है। भारत ने 7 अक्टूबर के हमलों की कड़ी निंदा जरूर की थी, लेकिन उसने अब तक ना तो हमास और ना ही आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की रणनीतिक और संतुलित विदेश नीति मानी जाती है। एक तरफ इजराइल भारत का महत्वपूर्ण रक्षा, तकनीक और सुरक्षा साझेदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरण, ड्रोन, साइबर सुरक्षा और इंटेलिजेंस सहयोग लगातार बढ़ा है। दूसरी ओर ईरान भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। भारत की ऊर्जा जरूरतों, तेल व्यापार और चाबहार पोर्ट जैसी क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं में ईरान की अहम भूमिका रही है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी भी भारत दौरे पर आए थे, जहां दोनों देशों ने अपने ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत बताया था। यही कारण है कि इजराइल की यह मांग भारत के लिए एक कठिन कूटनीतिक चुनौती बन सकती है। यदि भारत आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करता है, तो ईरान के साथ उसके रिश्तों पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर भारत ऐसा नहीं करता, तो इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगियों की अपेक्षाएं अधूरी रह सकती हैं। फिलहाल भारत सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में यह मामला भारत की विदेश नीति और रणनीतिक संतुलन की बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। चर्चा का दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी समझें कि अब हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और कैप्टन अनिल गौड़ सर हमारे साथ। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत आपका। जय हिंद सर। सर मैं शुरुआत करूंगा करोड़ी सिंह सर से। सर किस तरह देखते हैं अब आने वाले हालात, आने वाले दिनों के अंदर किस तरफ रुख करने वाले हैं? क्या कोई स्थायी हल जो है निकलता हुआ नजर आएगा, जिस तरह की चेतावनियां दोनों तरफ से, दोनों पक्षों द्वारा दी जा रही हैं? देखिए साहिल, हमारे सामने कई ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है क्या जंग दोबारा होगा, उसको हम देखें कि होने की संभावना है, वो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है कि क्या इमीडिएटली समझौता हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर यानी क्या करें? जंग क्यों नहीं होगा? पहला ऑप्शन यह है, वो इसलिए नहीं होगा कि ट्रंप साहब के बेटे की शादी थी, वो शादी को छोड़ के व्हाइट हाउस आके पेंटागन के अधिकारियों के साथ, अपनी टीम के साथ इस ऑप्शन पे काफी मंथन किया। उस ऑप्शन में एक तो ये था कि जैसे वेनेजुएला में किया, वैसे जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लिफ्ट कर लिया जाए।
लेकिन उसको पूरी तरह से कैलकुलेट किया कि वो पहाड़ी एरिया में है, हजार सैकड़ों फीट नीचे है, आसपास कोई एयर स्ट्रिप है नहीं, तो आप अपने लोगों को भेजेंगे फिर लेके वापस कैसे उड़ेंगे, वो संभव नहीं है, वो ड्रॉप हो गया। फिर ये था कि जैसे पहले किया था वैसा इन्हें जंग करें। तो ईरान तो पहले एग्रेसर होगा नहीं, जंग शुरू करेगा नहीं, अमेरिका शुरू करे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि इससे अमेरिका के लिए केवल इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं होगी, केवल मिलिट्री कॉस्ट ही नहीं होगी, इसके लिए अमेरिका के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक जो कीमत होगी वो बहुत भारी होगी, और पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा संकट बढ़ जाएगा, फिर से आर्थिक संकट बढ़ेगा ऊर्जा की वजह से, तो पूरी दुनिया अमेरिका को ब्लेम करेगी, अमेरिका पे फिर नाराज हो जाएगी। तो वो तो पॉसिबिलिटी रूल आउट है। दूसरी तरफ इजराइल चाहता है कि जंग किया जाए और जंग करके ईरान को खत्म किया जाए। तो अब इजराइल, जब ट्रंप साहब ने कहा कि भाई जंग पॉसिबल नहीं है, हम समझौते की तरफ जाएंगे, तो इजराइल ने कहा कि हमारा क्या होगा, आप तो चले जाओगे। तो उस स्थिति में ट्रंप ने देखा कि अब इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, जैसा मीडिया में भी 2-4 दिन पहले आया था कि दोनों में हॉट डायलॉग भी हो गया था थोड़ा बहुत। तो अब क्या करें? तो ट्रंप साहब ने ये देखा कि इजराइल को संतुष्ट करने के लिए इसको जो समझौते का दायरा है उसको बढ़ा दिया जाए, और उसमें जो अब्राहम अकॉर्ड्स थे उनको भी सम्मिलित कर लिया। अब जो ही ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड सम्मिलित किया, ईरान ने ये कह दिया कि यमन को भी लेंगे, लेबनान को भी लेंगे, पैलेस्टाइन को भी लेंगे, सब पे बातचीत होगी। तो जब इतना एक्सपेंड कर देंगे तो जैसे अपन बोलचाल में कहते हैं कि रायता फैला दिया, तो उससे फिर समेटना मुश्किल हो गया। तो अब कैसे बढ़े, क्योंकि उन्होंने कह तो दिया कि सब देश इस पे अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन कर देंगे, तो इजराइल को एक सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी और सब देश मान्यता दे देंगे। अब देखिए, इजराइल चाहता है ईरान को खत्म करें, ईरान चाहता है इजराइल को खत्म करें, इजराइल चाहता है पैलेस्टाइन को खत्म करें, पैलेस्टाइन चाहता है इजराइल को खत्म करें। अब ये तीनों को एग्जिस्टेंस में साथ साथ कैसे रहें, इसके लिए कैसे तैयार किया जाए, ये संकट हो गया। तो अब जो समझौते का दायरा था वो अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं रहा है, वो फैल गया है। और इसीलिए अभी कुछ वो घटनाएं हुई वहां पे होर्मुज में, वो मुझे लगता है कि वो इसलिए हुई कि ईरान ने होर्मुज को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बना दी, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, और बिल्कुल। उसने एक नक्शा जारी कर दिया। नक्शा जारी करके ये बता दिया कि ये तो मेन पार्ट है होर्मुज स्टेट का, और ये पेरिफेरल है जिसमें ईरान की का कंट्रोल है। तो हो सकता है कि अमेरिका के जादू ने जो पेरिफेरल पार्ट था उसमें एंटर किया हो, ईरान ने उसको स्ट्राइक किया हो, और फिर अमेरिका ने उनको लिए, जैसा अमेरिका कह रहा है कि हमने सेल्फ डिफेंस में किया वो हो गया। लेकिन ये एस्कालेट नहीं होगा अभी, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बंदर अब्बास पे थोड़ा हुआ वहां नेवल बेस पे ईरान के पे, लेकिन ईरान भी नहीं चाहता इसको बढ़ाया जाए और अमेरिका भी नहीं चाहता है। और ईरान तो इतना आश्वस्त है कि उसने अपना स्टॉक मार्केट 80 दिन के बाद खोल दिया। उससे पहले ईरान ने अपने जो एयरपोर्ट्स थे, हवाई यातायात था, वो शुरू कर लिया, और अब ईरान ने इंटरनेट भी खोल दिया है। तो ईरान को भी मालूम है, क्योंकि ईरानियन की मुझे लगता है इनसाइट कहीं ट्रंप से ज्यादा है, तो वो समझ गए कि अब कोई संभावना नहीं है, तो उन्होंने इंटरनेट भी शुरू कर दिया कल से। तो ऐसी स्थिति में युद्ध की संभावना नहीं है, लेकिन समझौता कितना होगा, क्योंकि अभी कतर में जो बातचीत हो रही थी वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए थी, जिसका ईरान हमेशा ये कह रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हम बात कर रहे हैं, डील पे नहीं कर रहे हैं। ट्रंप जी। साहब तो कहते हैं हम डील पे बात कर रहे हैं। तो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि अभी तक उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, उसमें सीज फायर को हम थोड़ा बढ़ा लें, फॉर्मलाइज कर दें, और बढ़ा भी लें 2 महीने का या 2.5 महीने का, फिर बातचीत आगे आगे चले। दूसरा, ईरान वहां कतर में ये बात कर रहा था कि हमारे जो फंड्स हैं, कतर ने भी काफी कई बिलियंस हैं जी। जो कतर ने सीज कर रखे हैं, उनको अनफ्रीज कर दें। तो इस तरह का बातचीत थी, बाकी वो कोई समझौते की बातचीत अभी है नहीं, तो अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बातचीत का फ्रेमवर्क तैयार हो जाए। अभी मुझे लगता है फ्रेमवर्क ही तैयार नहीं है। ट्रंप साहब कहते हैं तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तैयार है। ट्रंप साहब की स्थिति यह है कि जब
ये जूस लॉबी उन पे दबाव बनाती है तो वो कहते हैं कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा। दूसरी लॉबी दबाव बनाती है तो कहती समझौता फाइनल स्टेज पे है, बस कुछ स्टेज बाकी है, बहुत ही अच्छा समाचार आएगा। तो ऐसी स्थिति है, वो कभी ये कहते हैं, कभी ये कहते हैं। तो ट्रंप साहब की पे विश्वास ही नहीं, उनकी विश्वसनीयता ईरान के लिए भी और दूसरों के लिए भी खत्म हो गई। जी इवन इजराइल में भी ट्रंप की विश्वसनीयता नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में समझौता किस दिशा में आगे बढ़ेगा अभी कह नहीं सकते। जी ठीक है सर, मैं करूंगा रुख दोबारा अपना कैप्टन अनिल गौड़ सर का रुख करूंगा। अच्छा सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इन सब चीजों को, जो अब समीकरण जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वाकई में ही अब समझौता जो है वो करीब है, या फिर जिस तरीके से साफ चेतावनियों को दौर चल रहा है हम उन चीजों को सही माने? और साफ ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम नहीं देगा, और अगर यूरेनियम नहीं देगा तो उस हालात में क्या कोई स्थायी हल निकल पाएगा? क्या अमेरिका इसके लिए राजी होगा? साहिल जी देखिए, तीन बड़ी शर्तें थी अमेरिका की जब ये, इससे पहले कि ये अटैक भी हुआ, जब उन्होंने ब्लॉकेड करना शुरू किया और दबाव बनाना शुरू किया ईरान के ऊपर, और कतर बीच में मध्यस्थता भी कर रहा था। तो तीन बड़ी चीजें थी उसके अंदर, तीन पॉइंट थे अमेरिका के, बाकी उसके अंदर ज्यादा नहीं था उसका। एक, यूरेनियम, वो जो एनरिच यूरेनियम है वो ईरान के पास नहीं रहेगा, वो ईरान को देना पड़ेगा, या आईएईए को दे दे, या रशिया को दे दे, या अमेरिका को दे दे। नंबर दो, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसके बाद अंडर सुपरविजन ही चलेगा। क्योंकि देखिए, जब ओबामा का अकॉर्ड हुआ था, ये बाइडेन का ओबामा का जब ये अकॉर्ड हुआ इनके साथ में अपना ईरान के साथ में, उसमें बड़ा क्लियर था कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो 3.5% ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं रहेगी। जी बट ये अब पहुंच गया 60%, हो सकता है 60 से ऊपर भी पहुंच गया हो, कोई पता नहीं है। क्योंकि अभी तक आईएई ने भी कह दिया कि जी इन्होंने हमें पूरी फैसिलिटी दिखाई नहीं है। तो वो देखिए, जो एक चीज थी वो ट्रंप कहता है कि इन्होंने अपना जो, इसीलिए वो जो अकॉर्ड था उससे ट्रंप ने जो है वापस हो गए, मुड़ गए वहां से। और दूसरी बात थी इनकी जो मिसाइल्स के कैपेबिलिटी वगैरह जो थे वो। बट दूसरा पॉइंट जो था बड़ा क्लियर था, एक, ये जो इसके प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सीज कौन से हैं? हूती, हमास और हिजबुल्ला। इन प्रॉक्सीज को वो सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए, ये तीनों प्रॉक्सीज जो है ये टेररिस्ट डिक्लेयर की गई हैं बाय द यूनाइटेड नेशंस, और ये सारी कंट्रीज ने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, और ईरान उनको एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है। ये वही हाल हो गया जैसे पाकिस्तान जो है एलईटी को और बाकियों को जो है हिंदुस्तान के लिए सपोर्ट कर रहा है, ये वही बात है, और उसमें कोई फर्क नहीं है। अब ईरान अभी भी उसके ऊपर अड़ा हुआ है, नहीं जी ये जो प्रॉक्सीज हैं इनके साथ भी सीज फायर होगा, इनके इनके ऊपर भी कोई हमला नहीं होगा, ये जैसे कि तैसी ही रहेंगी। जी ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो है वो बड़ा क्लियर है उसके अंदर, हॉर्मुज जो है वो नेविगेशनल के लिए एज पर इंटरनेशनल लॉ रहेगा, उसके ऊपर कोई वहां पे दबाव नहीं होगा, कोई जैसे ये टोल टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। और ये तीन पॉइंट्स हैं मेन। अब बात यह है देखने की कि ईरान क्या कहता है। ईरान पहले कहता है जी होमरूज के ऊपर वो नहीं मानता, कहता है जी मैं तो इसके ऊपर अपना जो है नियंत्रण मेरे को चाहिए इसके ऊपर, खत्म हो गया पॉइंट। दूसरा, वो यूरेनियम देने को तैयार नहीं है, कहता है नहीं जी यूरेनियम तो मैं नहीं दूंगा। और तीसरा, जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी वो स्थगित कर, मतलब कि अंडर सुपरविजन करने के लिए नहीं तैयार। और चौथा, वो तीनों जो प्रॉक्सीज है इनके लिए वो कहते हैं नहीं जी ये तो प्रॉक्सीज को मैं सपोर्ट करूंगा ही करूंगा। अब आप देखिए कितने डाइवर्जेंट व्यू है, जी एक पार्टी कह रही है ये, एक दूसरी। इसी पीछे ये सारा जो खेल हुआ कि जो ये आपका जो इन्होंने अमेरिका ने अटैक किया उसके ऊपर, और इनके जो सारे जो लीडरशिप को सारा हटा दिया, वो इसीलिए किया था कि उन्होंने सोचा कि लीडरशिप हट जाएगी तो ये जो सारा सिस्टम है आईआरजीसी का जो सिस्टम है ये कोलैप्स हो जाएगा, और ईरान के जो लोग हैं वो उठ खड़े होंगे इनके खिलाफ। पर वो हुआ नहीं, क्योंकि आईआरजीसी ने पहले ही बड़ी अच्छी प्लानिंग की हुई थी, उसने डिसेंट्रलाइज कर दिए होते अपने पावर सारे। तो उन्होंने कहा जी अच्छा
जैसे हमारे इधर है, अब अलग अलग कोर कमांडर्स हैं या आर्मी कमांडर्स हैं, उन्होंने कहा जी अलग अलग है, अगर सेंट्रलाइज नहीं ऑर्डर आएंगे आप अलग चलिए, आपने सरेंडर नहीं करना, आप अलग चलिए। तो वही हो रहा है अभी यहाँ पे। अब आप देखिए कितने डाइवर्जेंट व्यूज है ईरान के अंदर भी, ये जो आईआरजीसी के अंदर भी कितने डाइवर्जेंट व्यू है। एक पक्ष कह रहा है नहीं जी हमें मान लेना चाहिए, क्यों, ये ठीक है, हमने यूरेनियम, हम अगर कहते हैं पीसफुल पर्पस के लिए है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो हमने जो एनरिच यूरेनियम की अगर हम दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो वेपन्स ग्रेड बनने में कोई ज्यादा देर नहीं ना लगेगी उसको। बिल्कुल सर। तो एक वो है। दूसरा ये कहता है कि देखिए जी आप जितना हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, अगर हमारे जितने ऊपर हमारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, हमारे एसेट्स जो है वो डीफ्रीज हो जाते हैं, हमारे जो ऑयल बेचने का जो है उसके ऊपर जो रोक लगी है वो हो जाता है, सब कुछ ये हो जाता है, तो हमें क्या इतराज है, हमें फायदा ही है। हम फिर ये जो न्यूक्लियर वाला प्रोग्राम है, ये कोई बात नहीं, और 20 साल तक चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि सोच तो इनकी वही है ना कि इसराइल को जो है खत्म करना ही करना है, ज्यूज को जो है खत्म करना ही करना है। सोच तो बदली नहीं ना उसके अंदर, चाहे वो आप अब्राहम अकॉर्ड ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, बड़ा कुछ अमेरिका कर रहा है उसके लिए। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो अक्टूबर 7 का जो भी अटैक हुआ था हमास का, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि कतर के अंदर इसराइल जो है अपनी एम्बेसी वगैरह खोलने लगा था और उसका अकॉर्ड जो है पूरा हो गया हुआ था, उसके लिए ही, उसी को प्रीएम्प्ट करने के लिए ये अक्टूबर 7 का अटैक हुआ सारा। तो ये जो चीज है, ये ईरान नहीं चाहता कि इसराइल की एग्जिस्टेंस रहे। अब वो सोच जा नहीं सकती, आप जितना मर्जी कर लीजिए, वो हमने देख लिया, हर जगह से देख लिया, वो सोच नहीं जा सकती। तो अब सोच एक तरफ कर दे, अब आए प्रैक्टिकलिटीज के ऊपर। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो जिस तरीके से इन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, ईरानियंस के पास अब खाने की चीजें भी वो भी कम हो रही है जी। ना, वो तेल तेल बेच सक रहे हैं अपना। अब तेल नहीं बेचेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो चीज का, अगर चीज आ भी रही है तो उसको रोक दिया जा रहा है वहां पे। तो ये एक चीज चल रही है, ये कैट एंड माउस वाली गेम चल रही है। अमेरिका ठीक बैठा है, क्योंकि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी फ्रैंक। हॉर्मुज बंद रहेगा, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, ना उसने तेल लेना वहां से, ना बिल्कुल। उसको फर्टिलाइजर चाहिए वहां से, ना उसको कुछ चाहिए वहां से। वो अपना है, वो तो कहते हैं दुनिया को जी मेरे से तेल ले लीजिए, मेरे से फर्टिलाइजर ले लीजिए। अब वेंजुला भी उसने अपने कब्जे में कर लिया तो वहां से ले लीजिए, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बाकी दुनिया को, हम एशियन कंट्रीज को पड़ता है, यूरोपियंस को पड़ता है, चीन को पड़ता है। इसलिए चीन के ऊपर प्रेशर बना रहा है वो कि भाई आप इसको कहें कि मान जाइए इन शर्तों के ऊपर और उसको खत्म करते हैं, इसको लेट अस क्लोज इट। बिकॉज अब जो चीज है, देखिए अगर बम्बार्डमेंट, अमेरिका अगर बम्बार्डमेंट शुरू करेगा तो उसका जो दायरा है वो एक बहुत ही अलग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ईरान अमेरिका के ऊपर तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो जो खाड़ी के देश हैं जिनके ऊपर, उनके ऊपर शुरू कर देगा सारा। तो ये जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपकी ऑयल डिस्ट्रक्शन टोटल हो जाएगी, आपकी एलएनजी की डिस्ट्रक्शन टोटल हो जाएगी, आपकी फर्टिलाइजर की डिस्ट्रक्शन टोटल हो जाएगी, और दुनिया जो है उसकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल डोलरंग में हो जाएगी। तो ये एक खतरा है वहां पे। और इसीलिए अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि भाई चीन और इवन रशिया इसके ऊपर दबाव बना के इसको जो है एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये जो 3 मेन पॉइंट्स हैं उसके, वो कहते हैं ठीक है अगर आप ये मान लेते, हम सब कुछ जो आपके एसेट की फ्रीज किए वो डीफ्रीज कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर ये 3-4 मेन पॉइंट जो है वो आपको मानना ही पड़ेगा, उसके अलावा चारा नहीं है। और आस्ते आस्ते आईआरजीसी के अंदर भी सोच यही बन रही है कि भैया अगर हम नहीं मानेंगे ये सॉल्व तो होने नहीं वाला। तो अब ये देखना है कि किसके अंदर कितना दम है, और मेरे को लगता है अमेरिका के अंदर तो बहुत दम है। बाकी दुनिया के अंदर जो है जिस हिसाब से तेल की कीमतें चल रही है, अब 110 $115 पर बैरल जा रहा है, तो यहाँ पे तेल की कीमतें जी। जिस हिसाब से उछाल रही है, तो वो तो दुनिया के लिए मुश्किल है। और सबसे बड़ी मुश्किलात ये आएगी फर्टिलाइजर्स की, क्योंकि बिल्कुल अब जो सर। आगे वाला जो है वो उसका जो सोइंग सीजन वगैरह है उसके लिए फर्टिलाइजर सब जगह चाहिए, अफ्रीका को चाहिए, यूरोप को चाहिए, हिंदुस्तान को चाहिए, सब जगह को, सब लोगों को चाहिए। तो ये चीज है देखने वाली। अब देखते हैं कि किसके अंदर कितना दम है। पर मेरे को जो लगता है वो प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा है वो ईरान के ऊपर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि मेरे पास अब नेगोशिएशन करने के लिए कुछ ज्यादा वो नहीं है। जी। जितना कर सकता था कर लिया मैंने, जितना मैं, अब वो कहते हैं ना दाड़ा मारा हुआ है जी, अगर आप बॉम्बिंग करेंगे मैं अपनी मिसाइल ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सारा कुछ हो जाएगा। पर
असली चीज जो है वो फिर नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर दबाव फिर अमेरिका का बना रहेगा जब तक वो यूरेनियम, जब तक उसका न्यूक्लियर जी। प्रोग्राम एनरिचमेंट और सारा ये सारा का सारा नहीं हो, तब तक ये दबाव बना ही रहेगा। ठीक है सर, मैं करता रहूँगा, करोड़ी सिंह सरकार को करूँगा। सर, क्या खाड़ी देशों को जो इस संघर्ष का सबसे बड़ा जो है, वो आर्थिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है? इससे तो हम दरकिनार तो नहीं कर सकते। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट से यूरोपीय देश जो हैं, उनकी ऊर्जा सुरक्षा पर कितना खतरा जो है वो पड़ा है? कितना उनको नुकसान हुआ है इन सब चीज़ों से? देखिए साहिल, होर्मुज की बात कर रहे हैं जिससे ऊर्जा का संकट आया, फर्टिलाइजर का संकट भी आया, पूरी दुनिया में आया। होर्मुज जंग का कारण नहीं है, होर्मुज की वजह से युद्ध नहीं हुआ था, वो तो युद्ध से निकली हुई प्रॉब्लम थी। जंग किस लिए हुआ? क्योंकि ईरान जब जेनेवा में बातचीत चल रही थी, यहां तक ईरान ने कह दिया था कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, हम पीसफुल पर्पज के लिए आणविक शक्ति रखेंगे, बाकी हम नहीं रखेंगे। इस लेवल तक पहुंच गया। तो उस समय जंग शुरू किया इजराइल ने, अमेरिका ने सपोर्ट किया। ठीक है, ईरान एक रोग स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट भी है, जो रूबियो ने यहाँ अभी दिल्ली में कहा है, सब कुछ है। लेकिन अमेरिका को, इजराइल को किसने अथोराइज किया? पूरी पूरी दुनिया के लिए है ना, टेररिस्ट है तो, रोग स्टेट है तो पूरी दुनिया के लिए है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मैकेनिज्म हो सकती थी, और कोई रास्ता हो सकता था दबाव बनाने का या अटैक करने का, और इसीलिए अमेरिका का एक भी मित्र राष्ट्र समर्थन में नहीं आया। और उन्होंने कहा कि भाई नेटो में आर्टिकल 5 है, एक पे अटैक होता है तो सब पे होता है। तो नेटो के देशों ने कहा कि आप पे ईरान ने अटैक नहीं किया, अटैक तो आपने किया है। तो नेटो का भी देश भी साथ नहीं आए अमेरिका के साथ। अब ईरान ये चाहता है कि हमें फेयरनेस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो ईरान अब अगर हार जाता तो जैसे आप डिक्टेट कर रहे हैं, माननी पड़ती, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पे वर्साई संधि थोप दी थी, कंपनसेशन मांग लिया था, और जी। उसके बाद हिटलर की उत्पत्ति हुई, वो एक अलग स्टोरी हो सकती है। लेकिन ईरान ये कहता है कि हम हारे नहीं हैं, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। ट्रंप साहब एक तरफ तो कहते हैं कि ये बातें हैं, और साथ में अपनी एक धमकी अटैच कर देते हैं कि अगर आपने बात नहीं मानी तो मैं बर्बाद कर दूंगा आपको। ये नहीं होता समझौते में, आप अपनी टर्म्स दीजिए, वो अपनी टर्म्स देके बातचीत कीजिए, समझौता कीजिए। लेकिन ट्रंप चाहता भी है समझौता, उस पर बहुत दबाव है, दुनिया का भी दबाव है, अमेरिका की आंतरिक राजनीति का दबाव भी है, लेकिन इजराइल नहीं चाहता। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने कल ही कहा है कि उन्होंने कहा कोई भी समझौता होगा तो उससे इजराइल से पर्सनल अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर्सनल वर्ड यूज किया उन्होंने। अब इजराइल अप्रूवल देगा, इजराइल को आप समझौते की प्रक्रिया में नहीं ला रहे हैं, तो इजराइल के अप्रूवल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि जियोनिस्ट लॉबी का जो अमेरिका में प्रभाव है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यूं कहिए कि वहां की जो अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है वो फाइनेंस भी करते हैं वहां के पॉलिटिशियंस को, दोनों पार्टियों में है। तो वो ये चाहते हैं कि ईरान को बुरी तरह से खत्म किया जाए, लेकिन ईरान खत्म नहीं हो सकता, इक्वल टर्म्स पे चाहता है। क्योंकि ईरान, और जहां तक जंग का सवाल है, अमेरिकन स्कॉलर कपलान ने, रिचर्ड कपलान ने 15-16 साल पहले लिख दिया था कि रेवेंज ऑफ ज्योग्राफी, ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर अमेरिका वहां फंस गया तो निकल नहीं पाएगा, वहां की ज्योग्राफी बदला लेती है। ये तो बहुत पहले ही कह दिया था। तो अब आप लड़के नहीं जीत सकते, ईरान को हरा नहीं सकते, इक्वल फुटिंग पे बातचीत नहीं कर सकते, तो बातचीत कैसे होगी, समझौता कैसे होगा? और ईरान ये कहता है कि हमारी भी तो कोई संप्रभुता होगी, हमारी भी तो कोई इंडिपेंडेंस होगी, हम एनपीटी के मेंबर हैं, हमने जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको सुपरविजन के लिए भी अलाउ किया था, पहले समझौता हुआ भी था 15 में जो 18 तक चला। लेकिन इजराइल पे कोई कानून लागू नहीं होता, इजराइल एनपीटी का मेंबर बने जरूरी नहीं है, इजराइल न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन के लिए जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों को बनाइए ना, अगर रेस्ट्रिक्शन हो तो दोनों पे हो, इजराइल को भी एनपीटी का मेंबर बनाइए। तो देखिए मामला इतना सिंपल नहीं है कि ईरान अपना सरेंडर कर देगा, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, और आप ईरान के एग्जिस्टेंस को एराज नहीं कर सकते।
आपने जो अरब कंट्रीज का पूछा है, देखिए अरब कंट्रीज पे जहां अमेरिकन बेसेस थे उनको ईरान ने टारगेट किया है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि ये हमारे ब्रदरली कंट्री हैं, वो इस्लामिक कल्चर में ब्रदरली यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली। उन पे हमने नहीं किया है, अमेरिकन बेसेज पे किया है। उनको आर्थिक दृष्टि से इतना नुकसान हो गया, जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड है वो वापस ला रहे हैं वो। और एक अन्य दूसरा ऑप्शन है, उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे हेलसिंकी अकॉर्ड्स यूरोप में हुए थे और उसमें यह हुआ कि 35 देश उसमें सम्मिलित हुए, अमेरिका, कनाडा, रशिया, ये सब सम्मिलित हुए और यूरोप में एक शांति की रास्ता निकाला कि सबकी बाउंड्री फिक्स हो गई, सबने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए थे। तो अरब कंट्रीज भी वो चाहते हैं कि ईरान सहित सबको सम्मिलित करके उस तरह की एक स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में लाई जाए, अरब ममालिक में, तो शांति से हम सब रह सकें। तो अमेरिका पे भी जो अरब कंट्री हैं उनका भरोसा नहीं है कि अमेरिका लंबे समय तक उनको किसी रूप में सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अब जी रशिया और चाइना का एंगल बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि चाइना बार बार कह चुका है कि ईरान की संप्रभुता है, कोई भी देश किसी देश को बुल्ली नहीं बनाए, जो संप्रभुता का सम्मान करे एक दूसरे का। तो चाइना का तो स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आप इक्वल फुटिंग पे बातचीत करो। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मीडिएशन से कुछ नहीं होगा, न कतर के मीडिएशन से होगा। हो सकता है कि चाइना और रशिया किसी न किसी रूप में मीडिएट करें, तब कोई समझौते की तरफ बढ़े। सरेंडर ईरान नहीं करेगा अमेरिका के लिए, अमेरिका को सरेंडर बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई लॉजिकल नहीं है, न तो मोरल है, न पॉलिटिकल है, न डिप्लोमेटिक जस्टिफिकेशन है। संयुक्त राष्ट्र संघ को सरेंडर करने के लिए कह सकते हैं वो एक अलग रास्ता वाया मीडिया हो सकता है। जी अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान सरेंडर नहीं करेगा, व्हाट एवर मे बी द सिचुएशन, क्योंकि वो ईरान ये मान के चलता है कि हम एग्रेसर नहीं है, और इसीलिए वो कंपनसेशन मांग रहा है कि हमें कंपनसेशन दो, एग्रेसर आप हैं। और ईरान आगे भी एग्रेसर नहीं होगा, को वो हिजबुल्ला और उनको सपोर्ट कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से दबाव बनाइए ना, उधर से वो रास्ता निकालिए। यूनिलेटरल एक्शन का राइट, वो कोई मैंडेट अमेरिका के जी पास नहीं था। जी सर। ठीक सर। कैप्टन अनगोल सर, एक बात निकल के सामने आई थी कि इजराइल की ये मांग है कि वो भारत जो है वो आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करे। सर, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है, भारत आईआरजीसी को आतंकी आतंकी संगठन घोषित क्यों करे? पहली बात देखिए, एक चीज है, आईआरजीसी का जिस हिसाब से ये सारा का सारा जो खेल है कि इसने जो अपने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैंने पहले भी कहा, ये तीनों को सपोर्ट कर रहा है और सारी उनके थ्रू ही ये सारा का सारा ये खेल कर रहा है। अगर उसको घोषित करना है तो हिंदुस्तान का घोषित अकेले करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेट दी यूएन में प्रपोजल जाए और प्रपोजल वहां से बने, क्योंकि हिंदुस्तान के ईरान के साथ अपने रिश्ते हैं, इसराइल के साथ अलग रिश्ते हैं। देखिए, अभी तक जो है बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है कि वो एग्जिस्टेंस वाली बात जो मैंने कही थी आपको, वो है आपकी जो सोच है। जब तक आप वो नहीं बदलेंगे, ये जंग ये चलता रहेगा। चाहे अभी आज ये अकॉर्ड हो भी जाएगा और 10 साल के बाद फिर छिड़ जाएगा ये, क्योंकि आप जब, सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं जो साथ में है यहाँ पे कोई भी, मैं उसको बस जिंदा देखना ही नहीं चाहता, मैंने तो उसको मार ही देना है, तो वो आज नहीं तो कल वो फिर लड़ाई शुरू होगी। जैसे आपने देखा है गैंग वॉर्स होती है, आम तौर पे होती है ना गैंग वॉर्स, वो इसलिए जी होती है क्योंकि वो कहता है जी हमने तो उसको छोड़ना नहीं है। तो ये बात है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, डिप्लोमेटिकली जो है, ईरान ने हिंदुस्तान को भी कहा कि आप भी मध्यस्थता करें, इसराइल भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है। बट जैसे मैंने बताया, देखिए वो जो 4 पॉइंट्स है ना, वो रेड लाइन है अमेरिका की। जब तक ईरान उनके ऊपर नहीं मानेगा, और जो जब तक वो उसके ऊपर नहीं मानेगा तब तक वो नहीं होगा। और जो ये पहले भी बात हो रही थी, जब ये जिनीवा वगैरह में इनके सारा समझौते का चल रहा था, जी जी ओवरऑल एक बन रहा था उसके अंदर सेम्बलेंस। बट वो सेम्बलेंस, उसके अंदर फिर एक प्रॉब्लम थी कि ईरान जो अपना एनरिच यूरेनियम है वो नहीं देना चाहता था, वो अपने पास ही रखना है उसने।
क्योंकि देखिए आज आके वो जो जो कहते हैं ना, जिसकी वो एक मंशा जो चीज है वो सामने आ जाती है। जितना मर्जी ईरान के जी हमने एनपीटी भी किया, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, बट ईरान इस्लामिक बॉम्ब बनाना ही चाहता है। कब से लगा हुआ है। उसको पाकिस्तान ने भी मदद की, सारा कुछ सेंट्रीफ्यूज वगैरह ये जो है इनका एचयू खान ने जो है सारा किया, पता है, सब दुनिया को पता है। पर अब कोई भी उसको सामने लाता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट लगे हुए हैं उधर। तो चीज ये है, अब वो जो चार जो पॉइंट्स हैं, अगर उसके ऊपर ईरान समझौता कर ले, मैं ये नहीं कहता कि ईरान कहे जी मैं अमेरिका से हार गया हूँ, नहीं, हारा नहीं है, वो अपनी जगह लड़ रहा है। और बात सही है कि ईरान के अंदर जो है बूट्स ऑन ग्राउंड हो ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हुए तो वो इसका जो हाल होगा वो अफगानिस्तान और वियतनाम से भी बुरा होगा। तो जी। इसलिए बूट्स ऑन ग्राउंड उन्हें डालना नहीं। और ये इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह ने भी ट्रम्प को बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि भाई ये नहीं हो सकता, आप कहें कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड वगैरह करना ये नहीं हो सकता उसके साथ में। तभी अब ये चाहते हैं कि ये डिप्लोमेटिकली जो है इसका हल निकल जाए, ईरान ये मान जाए कि ठीक है जी, मैं ये इन चार जो शर्त, जो मेन चार शर्तें हैं, बाकी तो जो है उसका उसको देना, उसका रिलीज करना, उसका फंड्स रिलीज करने, उसके साथ ये करना, इसराइल को वो मान्यता दे ना दे। अब्राहम अकॉर्ड जो है, अब जो अब्राहम अकॉर्ड की बात हुई तो उसमें पाकिस्तान भी मना कर गया। उसने कहा जी हम तो मानते ही नहीं है इसको, इसराइल को, तो हम तो वी डोंट एक्नॉलेज इट्स एग्जिस्टेंस, तो हम कैसे अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले। तो ये चीज है। तो इसलिए अब्राहम अकॉर्ड वगैरह सारा एक तरफ हो, ये जो चार मेन पॉइंट्स हैं अगर ईरान मान जाता है इसके ऊपर, फिर ईरान के जो पॉइंट्स हैं, जो जी मेरे फंड रिलीज करिए, मेरे को ये जो है न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको पीसफुल जो तरीके का मैंने चलाना है उसको चलाने दे, सब वो सब कुछ हो जाता है उसके अंदर, प्रोवाइडेड ईरान जो है ये इस चार पॉइंट के ऊपर आ जाए। अगर नहीं आएगा तो आगे आप देखिए क्या होता है फिर, क्योंकि जी। फाइनली जैसे मैंने बताया, ईरान के पास जो है स्टेइंग पावर इतनी नहीं रहनी, चाहे वो चाइना और रशिया भी सपोर्ट करता रहेगा उसको, पर इकोनॉमिकली जो है वो प्रॉब्लम रहेगी उसको बहुत बड़ी। जी। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता है, क्योंकि ईरान के अंदर अपने फूड ग्रेन तो होते नहीं, उसको वो भी इंपोर्ट करता है सारा कुछ। बिल्कुल। हालांकि तेल है उसके पास, पर वो फूड ग्रेन तो वो इंपोर्ट करता है ना। तो ये चीज रहेगी, इसलिए ये है कि जितनी जल्दी ये हो जाए दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। सारे उम्मीद यही कर रहे हैं। अब देखते हैं कि दो जो है वो, क्योंकि ट्रम्प ने कह दिया कि भाई ये चीजें हैं आप देख लीजिए, बाकी हम देख लेंगे फिर बाद में। बिल्कुल। अब ईरान आईआरजीसी के ऊपर पड़ा हुआ है कि भाई आप देखिए क्या कर रहे हैं आपने। आधे लोग कहते हैं हाँ जी, आधे लोग कहते हैं नहीं जी। ये बात है ना। जी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, ये तो आने वाला समय बताएगा आप किस तरफ रुख होता है, क्या स्थायी हल निकलता है और जिस तरह से संकट बना हुआ वैश्विक स्तर पर, क्या उसका हल निकलता है। करोड़ी सिंह सर, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कैप्टन अनिल गौड़ सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जय हिंद सर। तो साफ है, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक संकट बनता दिखाई दे रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, चीन और खाड़ी देशों की रणनीतियां दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल रही हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से लेकर गाजा और लेबनान तक हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या कूटनीति युद्ध को रोक पाएगी या आने वाले दिनों में हालात और विस्फोटक होंगे। फिलहाल हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक कदम वैश्विक तनाव को नई दिशा देता नजर आ रहा है। तारियल इशू में इतना ही। डार्क न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।